हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो? सबसे ज्यादा मैसेजेस अगर किसी टॉपिक के आ रहे थे तो वो था पैसेज, कि भैया एयरफोर्स, एनडीए या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए आप पैसेज कब कराओगे। तो आज वो क्लास है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, पैसेज। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 15-20 मिनट आपको सिर्फ क्लास देखना है, सिर्फ क्लास को समझना है। लास्ट में, लास्ट पेज। ठीक है, शुरू के 15-20 मिनट आपको सिर्फ क्लास देखना है, समझना है कि हैक्स क्या होते हैं पैसेज सॉल्व करने के, कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे आप लोग पैसेज को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व पैसेज, आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। और इसमें ज्यादातर इजी या मॉडरेट पैसेज ही हैं, मतलब एयरफोर्स और एनडीए लेवल के। एनडीए से मान लो कुछ पैसेज एनडीए में इस लेवल के आ सकते हैं, नहीं तो एनडीए के लिए मैं एक अलग से क्लास कराऊंगा। ये समझ लो लेवल 1 है। इससे हाईएस्ट लेवल आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पैसेज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ पैसेज मैं यहाँ पे कराऊं, सेम पैसेज आपके पेपर में भी आ जाए, जैसे पिछली बार एक दो शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व पैसेज। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। 15 पैसेज मैं कराऊंगा, 10 पैसेज आपको होमवर्क में दूंगा, और आप लोग वो होमवर्क जरूर कंप्लीट करोगे। फिर मैं उसकी आंसर की, जब आप लोग वो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मैं उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पैसेज की पहली क्लास। सब सॉरी, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो, हाउ टू सॉल्व पैसेज। पैसेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये हेडिंग आपके उसमें लगी होनी चाहिए। क्या लगी होनी चाहिए? हाउ टू सॉल्व पैसेज, पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये कुछ हैक्स हैं जो आपको करने हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि जब पैसेज सॉल्व करने जाते हैं, जब हमारे स्क्रीन पे पैसेज आता है ऑनलाइन पेपर में, तो हम सीधे पैसेज की रीडिंग करने लगते हैं। रीडिंग रीडिंग करने लगते हैं सबसे पहले। तो शुरुआत में हमें रीडिंग नहीं करनी है, शुरुआत जो हमें करनी है वो सिर्फ क्वेश्चन से करनी है। पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चंस पढ़ना। तो कुछ हैक्स हैं, 5-6 चीजें मैं बताऊंगा। ये आप एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं, नेवी का, कोस्ट गार्ड का, एनडीए का, सीडीएस का, एसी का या एसएससी का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो हैक्स हैं 6-7, ये सारे एग्जाम्स में काम आएगा। जो हैक्स मैं बता रहा हूं तो वो समझ लो पैसेज का एक्सट्रीम लेवल है, उससे बाहर से पैसेजेस नहीं आएंगे अगर ये चीजें आपने कर ली। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डोंट रीड द पैसेज। हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इफ एनी वोकैब, अगर कोई वोकैब आ जाए, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, क्वेश्चन इज आस्क, इफ वो एनी वोकैब क्वेश्चन इज आस्क, अगर कोई वोकैब का क्वेश्चन आएगा, आंसर इट राइट अवे, उसको हम तुरंत निपटा देंगे। उसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना सिलेबस कर रखा है कि अगर वोकैब का कोई क्वेश्चन आएगा, बिना पैसेज सॉल्व किए आप कर लोगे। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर द रीडिंग क्वेश्चंस, रीड 4-5 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ टू गेट द आइडिया व्हाट द पैसेज इज अबाउट। किसी पैसेज की हम 4 से 5 लाइनें पढ़ेंगे, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किस बारे में है, पैसेज क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, पैसेज क्या चीज बताना चाह रहा है, जिससे आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको पैसेज में कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। पहले आप डायरेक्ट पैसेज नहीं पढ़ोगे। अगर हम डायरेक्ट पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जब पैसेज पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दोबारा हमें पैसेज पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज की ओर आते हैं तो तिबारा हमें तीसरी बार पढ़ना पड़ता है, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज की ओर आते हैं तो चौथी बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं इसमें एक ही बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या करोगे? पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे। और देखो, अगर आप किसी क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो, अगर आप किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, तो एक एक जो आपको रफ सीट मिलती है, रफ सीट में क्या करोगे? रफ सीट में हर क्वेश्चन की हिंट नोट करोगे। क्या नोट करोगे? हर क्वेश्चन की हिंट, कि कौन से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वो नोट करते हुए चलोगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, जब तुम क्वेश्चन की हिंट नोट कर लोगे, दोबारा पैसेज की ओर आओगे तो जहां जहां पे वो आपको हिंट मिलती जाएगी, आंसर्स मिलते जाएंगे। 1.5 घंटे। हाँ, पैसेज। क्यों? क्या जा रहे हो क्या? वो थोड़ी देर, 6:15, 7:15 बजे तक। पहले आप लोग क्या करोगे? हिंट नोट करोगे। हाँ?
ठीक है, हिंट नोट करोगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। जहां पे वो हिंट मिल जाएगी हमें पैसेज में, तुरंत उसको क्या करने लग जाऊंगा, सॉल्व करने लग जाऊंगा। ठीक है भाई, चले जाओ फिर तुम लोग। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इफ क्वेश्चंस अबाउट टून, थीम, टाइटल आर आस्क्ड, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में सिर्फ टाइटल के क्वेश्चन आ सकते हैं। टून थीम के अगर एनडीए में आएंगे या तो सीडीएस में आएंगे, एयरफोर्स के पेपर में टाइटल के आएंगे। आर आस्क्ड, आंसर द टाइटल क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हमें क्या करना है, टाइटल का क्वेश्चन करना है। और टाइटल का क्या क्वेश्चन होता है, जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वही टाइटल होता है। डोंट गो फॉर टून और थीम फर्स्ट, टून और थीम के क्वेश्चन में पहले नहीं जाओगे। फॉर द टाइटल क्वेश्चन, किसी टाइटल क्वेश्चन के लिए, टाइटल के क्वेश्चन के लिए ऑलवेज फोकस ऑन रिपीटिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे फोकस करोगे। इट हेल्प्स अस फाइंड द टाइटल ऑफ द पैसेज, ये हमें मदद करता है कि हम किसी पैसेज का टाइटल पता करें। द टाइटल ऑफ अ पैसेज इज लाइक द नेम ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, किसी पैसेज का टाइटल किसी बॉलीवुड मूवी की नेम हो सकता है। विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द मूवी इन सॉन्ग्स, डायलॉग्स, etc, जो किसी सॉन्ग में किसी डायलॉग में बार बार रिपीट होती है तो उस मूवी का टाइटल भी वही वर्ड हो जाता है। आगे, पे अटेंशन वेयर अ पैराग्राफ एंड्स। देखो, आप अगर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पैसेज में बहुत ज्यादा 2 पैराग्राफ आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 आएंगे। लेकिन आप एनडीए, सीडीएस, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 4 से 5 पैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 पैराग्राफ आ सकते हैं। पे अटेंशन टू अ पैराग्राफ एंड्स, जहां पे कोई पैराग्राफ खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स, वहां पे जरूर ध्यान देना है। ऑथर शिफ्ट्स फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट, जब एक पैराग्राफ से दूसरे में जाते हो तो कुछ अलग, कुछ नई चीज बताते हो, तभी तो पैराग्राफ चेंज करते हो। तो कुछ नया, कुछ अलग चीज बताने के लिए ऑथर क्या करता है, पैराग्राफ शिफ्ट करता है। तो जहां पे एक पैराग्राफ एंड हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, वहां पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एडिशनल एंड इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स, यहां से हमें एडिशनल पॉइंट मिलेंगे और इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, आपको निश्चित ही वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग द डेटा, अगर कभी भी डेटा का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे डेटा आ जाए, मतलब कोई वैल्यू आ जाए, ईयर लिखा हो, मनी लिखा हो, परसेंट लिखा हो, रेट्स लिखे हो या कोई संख्या लिखा हो, तो उसके उसको पढ़ने में हमें समय बर्बाद नहीं करना। और आप, डेटा तो अलग से तुम्हें दिख जाएगा, कहीं पे नंबर लिखा होगा इंग्लिश में, कहीं नंबर बीच में लिख दिया जाए, अगर ये पूरा लिखा है, बीच में ये लिखा है 2000, तो तुम्हें दूर से दिख जाएगा 2000, तो तुम सीधे क्या करोगे, डायरेक्ट वहीं पे 2000 में रुकोगे, जाके सीधे आंसर मिल जाएगा। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट डेटा, अगर किसी डेटा के बारे में कोई क्वेश्चन है, यू कैन गो बैक एंड फाइंड द डेटा इजिली, तुम वापस जाओगे, आपको डेटा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, रीड द लास्ट पैराग्राफ केयरफुली, आखिरी पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है, और सेकंड लास्ट, समटाइम्स, कभी कभी सेकंड लास्ट। इट हेल्प्स अस इन आंसरिंग द क्वेश्चंस अबाउट थीम, टोन, कंक्लूजन्स, ऑथर माइंडसेट। ये क्या बताता है, इसमें हमें थीम के बारे में पता चलता है, टोन के बारे में पता चलता है, कंक्लूजन या ऑथर के माइंडसेट के बारे में पता चल जाता है। फोकस ऑन कंजंक्शन, कंजंक्शन में फोकस करो, जैसे कि एंड, बट, हाउएवर, इवन इफ, ऑल दो, ईटीसी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फेरेंस, की क्या निहित है, पैसेज क्या बताना चाह रहा है, उसके अंदर क्या निहित है, इस तरह के क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अराउंड हियर, करेक्ट इनकरेक्ट जो चीजें हैं वो यहां से पूछी जाएंगी। नोटिस द वर्ड्स नेम्स दैट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ऐसे शब्दों को नोटिस करो जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कैपिटल लेटर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैसेज सॉल्व करने का पहला तरीका था कि रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आंसर, आंसर वोकैब क्वेश्चंस, जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करो, कैसे, डायरेक्टली, बिना पैसेज को पढ़े वो सीधे उनको आंसर कर दो। ठीक है, डायरेक्टली। डेटा क्वेश्चन, जो डेटा के क्वेश्चंस हैं उनको भी तुरंत तुरंत के तुरंत निपटा दो, डायरेक्टली, सीधे तौर पर। ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, जो रिपीटेड वर्ड होगा, जो रिपीटेड वर्ड्स होंगे, रिपीटेड वर्ड्स जो होंगे वो क्या होगा, टाइटल, रिपीटेड वर्ड्स होंगे टाइटल। ठीक है भैया,
टाइटल, टाइटल क्या होगा? रिपीटेड वर्ड्स। और समझो बात को, और समझो, रिपीटेड वर्ड्स क्या होंगे? किसी पैसेज के टाइटल होंगे। और जहां पे कंजंक्शन आएगा, जहां पे कंजंक्शन आएगा वो क्या होगा? वो होगा राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, कौन सी सही है और कौन सी गलत। वो कैब का क्वेश्चन तुरंत करना है, डेटा के क्वेश्चन तुरंत कर लेने हैं। रिपीटेड वर्ड्स टाइटल हो गए और कंजंक्शन से ट्रू और फॉल्स वाले मिलेंगे। और जहां पे एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कुछ हैक्स थे पैसेज को सॉल्व करने से पहले, इन्हीं को हम लगाएंगे पैसेज को सॉल्व करने में। तो शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ, पहले पैसेज के साथ। थोड़ा इजी से शुरू करेंगे। इस क्लास का लेवल 2 भी आएगा, वो एनडीए के एग्जाम के लिए आएगा, सीडीएस के लिए आएगा, एयरफोर्स, नेवी और जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम है या एसएससी के छोटे एग्जाम है, उनके लिए क्लास मोर देन इनफ है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। एयरफोर्स के जो बेसिक पैसेज, जैसे पिछली बार एक स्टोरी बेस्ड पैसेज आया था, उसके लिए भी क्लास ये इनफ है। ठीक है। इन दिल्ली इट वॉज फॉरबिडन बाय द लॉ, दिल्ली में कुछ चीज मना किया गया लॉ के द्वारा। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वंस द लॉ इन दिल्ली डिड नॉट परमिट द पीपल टू, परमिट नहीं किया लॉ, लॉ ने क्या नहीं किया? लॉ ने परमिट नहीं किया। तो पहले क्वेश्चन की हिंट ये है कि कोई नियम है और उसको परमिट नहीं किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबकी हिंट नोट करनी। इन ऑर्डर टू इवेट द लॉ द लेडी, इवेट द लॉ, इवेट द लॉ, लॉ से बचने के लिए, इवेट द लॉ, लॉ को तोड़ने से बचने के लिए लेडी ने क्या किया? ठीक है, आगे हिंट नोट करो। द पिक पॉकेट ट्रेवलिंग विद द लेडी, पिक पॉकेट जो था, पिक पॉकेट था जो जेब कतरा था। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा, वो लेडी के साथ क्यों ट्रेवल कर रहा था? ठीक है। Which of the following currently express the meaning of wishing to evade the law? Wishing to evade the law वो कैब का क्वेश्चन है, सीधे करो। Wishing to evade the law, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? किसी नियम कानून को तोड़ने से बचना। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या था? आखिरी क्वेश्चन है व्हाई डिड द पिक पिक पॉकेट एक्सक्लेम, क्यों चिल्लाया? पिक पॉकेट क्यों चिल्लाया? तो चार पांचों क्वेश्चन का हिंट हमने नोट कर लिया। पिक पॉकेट जो था, जेब कतरा था, वो क्यों चिल्लाया? पिक पॉकेट एक्सक्लेम, सबकी हिंट नोट कर लिया। अब अपने आप जब पैसेज पढ़ने जाओगे तो आंसर्स मिलते जाएंगे। पहले हमें वोकैब का क्वेश्चन करना है। विशिंग टू इवेट द लॉ, विशिंग टू इवेट द लॉ का मतलब होता है नियम कानून को तोड़ने से बचना। इच्छुक होना, विश टू अवॉइड फॉलोइंग द लॉ, नहीं भैया, तोड़ने से बचना। डिजायर टू फॉलो द लॉ, ब्लाइंडली नहीं। रिलक्टेंस टू ब्रेक द लॉ, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, किसी नियम को तोड़ने के लिए जो इच्छा होती है उसे हम बोलते हैं क्या? इवेड, विशिंग टू इवेड द लॉ। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है भैया, अब आते हैं पैसेज की ओर। बहुत छोटा सा पैसेज है और पेपर में आ चुका, पीवाईक्यू बेस्ड है। इन दिल्ली, दिल्ली में इट वॉज फॉरबिडन बाय द लॉ, नियम के द्वारा, जो नियम कानून थे उनके द्वारा मना किया गया था, एट वन टाइम, एक बार, टू टेक अ डॉग इनटू अ पब्लिक व्हीकल, किसी कुत्ते को पब्लिक व्हीकल में ले जाना दिल्ली में मना किया गया था, प्रोहिबिट किया गया था। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिट किया जाना, प्रिवेंट किया जाना, रोका गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि नॉट परमिट, नॉट परमिट का मतलब रोका गया, परमिशन नहीं दी गई। तो क्या रोका गया था? कैरी डॉग्स इनटू प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल में आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, नहीं भैया, पब्लिक व्हीकल में नहीं ले जा सकते। कैरी डॉग्स इनटू प्राइवेट व्हीकल्स नहीं, पब्लिक के लिए था। बोर्ड अ बस विदाउट टिकट, नहीं भैया, कैरी डॉग्स इनटू अ पब्लिक व्हीकल, क्या मना किया गया था? किसी पब्लिक व्हीकल में, किसमें? पब्लिक व्हीकल में आप कुत्ते को नहीं ले जा सकते। ठीक है। वन डे अ लेडी, एक दिन एक महिला, अकम्पनीड बाय अ पेट डॉग, किसी एक पेट डॉग के साथ, पालतू कुत्ते के साथ, इंटर्ड अ बस, बस में गई। विशिंग टू इवेट द लॉ, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी कि नियम कानून को तोड़े। सी प्लेस्ड हर टाइनी डॉग, उसने अपने छोटे से, टाइनी का मतलब छोटे, अपने छोटे से कुत्ते को इन हर ड्रेस पॉकेट, अपनी ड्रेस के पॉकेट में रखा। इट सो हैपेंड दैट द पर्सन नेक्स्ट टू दिस लेडी वॉज अ पिक पॉकेट, यह हुआ कि जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा था लेडी के, वो एक जेब कतरा था। एंड ड्यूरिंग द जर्नी ही केयरफुली प्लेस्ड हिज हैंड इनटू हर पॉकेट इन सर्च ऑफ हर पर्स, अब उसकी यात्रा के दौरान उसने क्या किया कि अपना हाथ उसकी पॉकेट में डाला।
ठीक है। ग्रेट वॉर द हॉरर, यहां से बहुत हॉरर शुरू हुआ, कुछ बुरा शुरू हुआ। टू फाइंड स्टीड अ पेयर ऑफ शॉर्ट टीथ, उसको क्या मिला, एक बहुत ही तेज दांत मिले। इंसर्टेड इनटू हिज फिंगर, जिसने काट लिया उसके फिंगर में। हिज एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन एंड सरप्राइज ड्रू द अटेंशन ऑफ अदर पैसेंजर्स टू हिम, जो उसने चिल्लाया, जो उसका दर्द या चिल्लाने, जो उसका दर्द था, ठीक है, और जो उसका आश्चर्य था, ड्रू द अटेंशन ऑफ अदर पैसेंजर्स टू हिम, दूसरे जो यात्री थे उनका अटेंशन भी, उनका ध्यान भी उसकी ओर आया। देखते हैं, इन ऑर्डर टू इवेट द लॉ द लेडी, नियम कानून को तोड़ने से बचने के लिए लेडी ने क्या किया, उसने क्या किया, अपने कुत्ते को अपनी पॉकेट में रखा। हिट द डॉग अंडर द सीट नहीं, गॉट ऑफ द बस नहीं, गेव द डॉग टू फेलो पैसेंजर नहीं, पुट द डॉग इन हर पॉकेट। देखो कहां पे लिखा है, in order to evade the law, in order to evade the law, she placed her tiny dogs in dress pocket, ड्रेस की पॉकेट में उसने अपने कुत्ते को रखा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता था पढ़ते टाइम, लेकिन मैंने नहीं किया। द पिक पॉकेट ट्रैवलिंग विद द लेडी, पिक पॉकेट जो बैठा था वो लेडी के पास के साथ ट्रेवल कर रहा था। रिपोर्टेड द मैटर टू द कंडक्टर, कंडक्टर को उसने जो मैटर था, जो कुत्ता वो लिए थे, कंडक्टर को बताया इस बारे में नहीं। पुट हिज हैंड इन हर पॉकेट, हो सकता है उसने उसकी जेब में हाथ डाला था, बिल्कुल डाला था। टूक आउट द डॉग, कुत्ते को निकालने। आस्क द लेडी टू गेट ऑफ, उतरने के लिए बोला नहीं। पुट हिज हैंड इन हर पॉकेट, अपना हाथ उसकी पॉकेट में डाला। आगे ये मैंने बता ही दिया था। Why did the pickpocket exclaim with pain, दर्द से क्यों चिल्लाया, exclaim with pain, क्यों दर्द से चिल्लाया, उसको उसको एक कुत्ते ने काट लिया। He was bitten by the dog, he was bitten by the dog। तो 5 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले पैराग्राफ लिखना, फर्स्ट पैराग्राफ कितने सही हुए। आई होप कि 4 से 5। ठीक है, क्लियर है भैया। हाँ, 5 में से कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लिखना पैराग्राफ पैसेज 1 कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ये सारी चीजें लिखनी है। ये थोड़ा इजी था, थोड़ा और हार्ड की ओर चलते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे इस क्लास का लेवल 2 भी आएगा, और मैं बताऊं लेवल 2 आपके एयरफोर्स के पेपर से पहले आ जाएगा, लेकिन वो आपके लिए सेलुब्रियस नहीं होगी, वो एनडीए सीडीएस और एसएससी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। बट आई डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट, मैं एलिफेंट को शूट नहीं करना चाहता था। द ऑथर डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज, वो डिड नॉट वांट टू शूट, पहले की हिंट यही है, डिड नॉट वांट टू शूट, वो क्यों नहीं उसे गोली मारना चाह रहा था। ऑथर क्यों गोली नहीं मारना चाह रहा था किसी एलिफेंट को, पहले का हिंट। दूसरा, द फ्रेज प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर, प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दादी वाली क्वालिटी हो। अपनी दादी, दादी लोग हमारी कैसी होती हैं, बिल्कुल शांत होती हैं, स्नेह से भरी होती, प्रेम से भरी होती, तो ऐसी क्वालिटी को। तो प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो तुरंत मैं कर सकता हूं दादी वाली क्वालिटी, प्री ऑक्यूपाइड। दूसरे का हिंट। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट द ऑथर वाज, ऑथर क्या था, ऑथर क्या था, ऑथर वाज, ऑथर के बारे में पूछा गया है। देखने में छोटा लग रहा है पर आपको सिस्टम हिला देगा ये पैसेज। ठीक है, आगे चलो भैया, 3 ही क्वेश्चन है, देखते हैं भैया। 3 क्वेश्चन के लिए पैसेज की लेंथ इनफ है। बट आई डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट, मैं किसी हाथी को गोली नहीं मारना चाहता था। ठीक है, आई वॉच्ड हिम बीटिंग हिज बंच ऑफ ग्रास अगेंस्ट हिज नी, मैं उसे देख रहा था कि अपने घुटनों से वो घास के ढेर को क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, या उसमें पैर मार रहा था, घुटने मार रहा था। विद द प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर, मतलब कैसा था, बिल्कुल शांति के साथ, जैसे हमारी दादी की तरह वो शांत था। दैट एलिफेंट्स है, जैसे कि एलिफेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर यही था कि दादी के नेचर का था। तो बीइंग टोटली अनकंसर्न, चिंतित नहीं था। प्रिटेंडिंग टू बी वेरी बिजी, बिजी दिखाई दे रहा था। वेरी सुपीरियर, ये तो हो ही नहीं सकते, ऑड वन आउट करके भी हटा दोगे इनको। काम, डिग्निफाइड एंड अफेक्शनेट, काम था, डिग्निफाइड था और स्नेह से भरा हुआ था। तो दूसरे का आंसर मिल गया। ठीक है, ये क्या है, द फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट द ऑथर वाज, ऑथर कैसा था। द ऑथर डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज ही,
नहीं सूट करना चाहता था। क्यों? इट सीम टू मी, ये हमें प्रतीत हुआ, दैट इट वुड बी मर्डर टू सूट हिम, कि अगर मैं उसे गोली मारूंगा तो ये तो उसका मर्डर हो जाएगा। आई हैड नेवर सॉट एन एलिफेंट, मैंने कभी किसी हाथी को नहीं मारा था। एंड नेवर वांटेड टू, कभी मारना भी नहीं चाहता था। सम वाई इट ऑलवेज सीम्स वर्स टू किल अ लार्ज एनिमल, मतलब कभी कभी ऐसा दिखता है कि बहुत बुरा होता है किसी एनिमल को मारना। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, देयर वाज द बीस्ट ऑनर टू बी कंसीडर, बीस्ट के ऑनर, बीस्ट हाथी को बोला गया, उस बड़े जानवर के मालिक के बारे में भी सोचना था कि भैया मालिक का नुकसान हो जाएगा। बट आई हैड गॉट टू एक्ट क्विकली, लेकिन मुझे बहुत तेजी से एक्शन लेना था, बहुत जल्दी कुछ सोचना था। आई टर्न टू सम एक्सपीरियंस लुकिंग बर्मन्स, मैंने देखा या मैं मुड़ा, किसकी तरफ गया? कुछ अनुभवी बर्मन्स लोग वहां पे थे। हु हैड बीन देयर व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वहां पे आए वो वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे। एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा, हाउ द एलिफेंट्स हैड बीन बिहेविंग, एलिफेंट कैसे बिहेव कर रहा। दे ऑल सेड द सेम थिंग, उन्होंने सब ने सेम चीज बोली। ही टूक नो नोटिस ऑफ यू, नो, वो है कोई नोटिस नहीं करेगा, वो आप पे ध्यान ही नहीं देगा। इफ यू लेफ्ट हिम अलोन, अगर तुम उसे अकेला छोड़ दोगे। उन लोगों ने बोला, बर्मन्स लोगों ने बोला कि हाथी आप पे नोटिस नहीं करेगा आप यदि आप उसको अकेला छोड़ दोगे, बट ही माइट चार्ज, लेकिन आपके ऊपर अटैक कर देगा। इफ यू वेंट टू क्लोज टू हिम, अगर तुम उसके बहुत पास जाओगे तो वो आपको अटैक कर देगा। देखते हैं भैया क्वेश्चन। The author did not want to shoot the elephant because, वो एलिफेंट को शूट नहीं करना चाहता था। बिकॉज, क्यों? was afraid of it, डरा हुआ था। did not have the experience of shooting big animals, नहीं। did not wish to kill an animal which was not doing anybody any harm, मतलब वो ऐसे जानवर को नहीं मारना चाह रहा था जो किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है। जब वो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है तो उसको मारने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। did not find the elephant to be ferocious, बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। ये फ्रॉम द पैसेज इट appears दैट द ऑथर वाज, ऑथर कैसा था? possessed with fear, डर से भरा हुआ था। और कंफ्यूज्ड नहीं भैया, क्रोएल हंटर था। अगर क्रोएल होता तो गोली मार देता। काइंड पर्सन था एंड कंसिडरेट, और विचारवान पर्सन था, दयालु और विचारवान था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरे में कितने सही हुए, 3 में से कितने सही हुए। 8 क्वेश्चन हो गए, गिनते जाना आप लोग। ठीक है, मैं 10 से 15 पैसेजेस आपको कराऊंगा। इससे बाहर से मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के पेपर में नहीं आएगा। और एक आध अगर 2 पैसेज एनडीए में आए तो एक ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। उसमें ना तो टाइटल पूछा जाएगा, ना तो थीम, ना तो टोन। और टाइटल हमेशा रिपीटेड वर्ड होता है, सबसे इजी होता है टाइटल निकालना। ठीक है भैया, थीम और टोन निकालना थोड़ा कठिन होता है। ये थोड़ा बड़ा पैसेज है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पूरा बैलेंस बना के चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्लेवरी, पैसेज के अनुसार स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी का मतलब गुलामी, दासता क्या होती है? ठीक है, देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन। इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी की प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, कैसे होती है? प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी दूसरे में। ठीक है, अब आते हैं तीसरे की ओर। तीसरे को, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से समझा जा सकता है, दैट द कैप्टिव ऑफ द वॉर्स इन एंशिएंट टाइम, वॉर्स के जो क्रिमिनल्स होते थे, सॉरी वॉर्स के जो प्रिजनर्स होते थे, कैप्टिव का मतलब दोषी या प्रिजनर्स, जो कैदी, जो वॉर्स के कैदी होते थे, वॉर्स, वॉर्स के क्या, कैप्टिव, प्रिजनर्स, वॉर्स के कैप्टिव को कैसे बिहेव किया जाता था ये। ठीक है, अब आते हैं चौथे और पांचवें के आंसर में। ठीक है, चौथे में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड वेस्टर्न। देखो भैया, मैंने बोला था वोकैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आंसर इट डायरेक्टली, सीधे आंसर करो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? नाउन, सीधी सी बात। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो वेस्टर्न क्या है? एडजेक्टिव। अगर वेस्ट आता, वेस्ट क्या होता है? नाउन। वेस्ट क्या होता है? नाउन। वेस्टर्न क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है भैया, आगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ मैजिक, मैजिक का एडजेक्टिव बताना है। मैजिक का एडजेक्टिव क्या होता है? मैजिकल। कहीं पे CAL लग जाए, कहीं पे IOUS लग जाए, कहीं पे EN लग जाए, कहीं पे IC लग जाए, कहीं पे ENT लग जाए, कहीं पे ANT लग जाए, कहीं पे फुल सफिक्स लग जाए, कहीं पे एबल लग जाए। ठीक है भैया, इस तरह के सफिक्स, कहीं पे लेस लग जाए, इस तरह के सफिक्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एडजेक्टिव। तो 2 क्वेश्चन तो बिना पैसेज को पढ़े आपने कर दिया। इसके लिए भी अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो, आप तेज बनना चाह रहे हो, तो आपका सिस्टम ऑलरेडी हैंग हो चुका है।
इन लप्पू से क्वेश्चन को भी अगर पढ़ने सॉल्व करने के लिए, इन लप्पू से क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ रहा है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन पेटी मैटर्स। जो तुच्छे से मैटर्स है उनमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है भाई, अब आते हैं पैसेज की रीडिंग। क्या क्या क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्लेवरी, गुलामी क्या होती है। दूसरा क्या था? इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी क्या है। ठीक है भैया, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट द कैप्टिव ऑफ द वॉर इन एंशिएंट टाइम्स, जो वॉर्स के कैप्टिव थे, जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको क्या किया जाता था। देखते हैं भैया तीसरे नंबर में, स्लेवरी इज अ सिस्टम अंडर विच सर्टेन पर्संस आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड कंपेल्ड टू परफॉर्म लेबर और सर्विसेज। स्लेवरी, गुलामी एक ऐसी चीज होती है जहां पे कुछ लोगों को आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल फ्रीडम, उनको वंचित कर दिया जाता है, उनसे छीन ली जाती है निजी स्वतंत्रता को, एंड कंपेल्ड टू परफॉर्म लेबर और सर्विसेज, और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो काम करें और अपनी सेवाएं दें। ठीक है, तो यही था अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्लेवरी इट इज अ सिस्टम इन विच द इंस्लेव्ड पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम तो छीन ली जाती है। स्टार्टेड विद द स्टेब्लिश ऑफ द रोमन एम्पायर, नहीं, was banned by international agreements between countries a long time, meant for some people surviving the condition they had to endure। हो सकता है, देखते हैं भैया। ठीक है, ऑल दो आउटलॉड इन नियरली ऑल कंट्रीज, लगभग सारे देशों से ये खत्म हो चुका है, लेकिन स्लेवरी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ पार्ट्स में अभी भी गुलामी चल रही। द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रीडेट्स रिटन रिकॉर्ड्स, जो इसके साक्ष्य हैं, इसके जो सबूत हैं, वो लिखित तौर पर भी हैं। इट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स, लगभग सारे कल्चर्स में, सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीपों में, सारी संस्कृतियों में यह पाया जा सकता है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, मोस्ट स्लेव्स वर कैप्चर्ड इन वॉर्स, ज्यादातर जो गुलाम थे वो वॉर्स में कैप्चर्ड हुए थे। बट सम पर्सन वर सोल्ड इनटू स्लेवरी, कुछ को बेचा गया था गुलामी के लिए, बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा, और बाय देमसेल्फ, कुछ को खुद को, एज अ मींस ऑफ सर्विंग एक्सट्रीम कंडीशन, कि किसी एक्सट्रीम कंडीशन को सर्व करने के लिए। एंशिएंट वॉरफेयर, जो पुराने युद्ध होते थे, ऑफन रिजल्टेड इन स्लेवरी फॉर प्रिजनर्स एंड देयर फैमिलीज, वो गुलामी में रिजल्ट हो जाते थे, उनका परिणाम गुलामी हो जाता था। ठीक है, जो उसमें लोग पकड़े जाते थे, उनकी फैमिलियों को गुलाम बना लिया जाता था। कैप्टिव वर ऑफन कंसीडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु कैप्चर्ड देम, जो वो कैदी होते थे या जिन लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनको उनकी संपत्ति माना जाता था, जिन्होंने उनको पकड़ा, जिन्होंने उनको हराया, जिन्होंने उनको गुलाम बनाया। एंड वर लुक्ड अपॉन एज अ प्राइज ऑफ वॉर, और ये किसी युद्ध का प्राइज, गिफ्ट के रूप में देखा जाता था। दोज कैप्चर्ड समटाइम डिफर्ड इन एथनिसिटी, जो पकड़े गए हैं कभी कभी वो अलग होते थे अपनी राष्ट्रीयता से, अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से, अपने धर्म से, अपने रेस, अपने मतलब क्या होता है नस्ल से अलग होते थे फ्रॉम देयर इंस्लेवर, जिन्होंने उनको कैप्चर किया है। बट ऑफन वर द सेम एज द कैप्टर्स, लेकिन जो प्राय वो लोग एक जैसे ही होते थे, जिन्होंने कैप्चर किया, जिन्होंने उनको पकड़ा, उन्हीं की तरह होते थे। द डोमिनेंट ग्रुप इन एन एरिया माइट टेक कैप्टिव एंड टर्न देम इनटू स्लेव, जो लोग ताकतवर होते हैं किसी एरिया के, वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको गुलाम बना लेते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑफ रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून, इससे क्या होता है, भाग्य को बदलने से भी देखा जाता है। एट द हाइट ऑफ रोमन एम्पायर के पीक में, when powerful nations fought among themselves, जब कई पावरफुल देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, anyone could find himself enslaved, कोई भी अपने आप को गुलाम मान सकता था, कभी भी कोई भी गुलाम बन सकता था। तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्लेवरी मीन फॉर सम पीपल सर्वाइविंग द कंडीशन दे हैड टू इंडोर, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो सिचुएशन को सर्व करेंगे। वॉज बैंड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ने तीन जब गलत हो गए तो यही कि कुछ लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन को सफर करना पड़ता है, इंड्योर करना पड़ता है। इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, कहां पे, हर जगह है, वॉज द मोस्ट कॉमन इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा कॉमन थी, बिल्कुल नहीं। गोज बैक टू एंशिएंट टाइम, पुराने समय पे वापस लौट गई गुलामी, वापस लौटी है, नहीं भैया। हैज बीन एबॉलिश, खत्म हो गई, नहीं, स्टिल एग्जिस्ट सीक्रेटली इन कम्युनिटीज टुडे, अभी भी छिपे रूप से हमारे समुदायों में, हमारी कम्युनिटीज में गुलामी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है भैया।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे, इट कैन बी अंडरस्टूड, यह समझा जा सकता है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, दैट द कैप्टिव ऑफ द वॉर्स इन एंशियंट टाइम, जो वार के कैदी होते थे पुराने टाइम में, वो क्या करते थे, वर किल्ड एज सुन एज दे वर कॉट, जब पकड़े जाते थे मार दिया जाता था नहीं, जब वो पकड़े गए जाते थे उनको गुलाम बना दिया जाता था। वर एक्सेप्टेड एट द प्रॉपर्टी ऑफ द लीडर ऑफ द एरिया, एरिया डोमिनेंट ग्रुप इन एन एरिया, जिन्होंने उनको पकड़ा या जो लीडर होता था ग्रुप का, उनके क्या बन जाते थे, कैप्टिव बन जाते थे, उनकी प्रॉपर्टी बन जाते थे। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा बी। ठीक है भैया, बाकी ये दोनों मैंने करा दिए थे। तो तीसरा पैराग्राफ हो गया, 5 क्वेश्चन थे। अब बताओगे कि पैसेज 3 में आपके कितने सही हुए, हाउ मैनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, कितने आप लोगों ने सही किया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे और डेप्थ में। ठीक है, आगे, इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ रेज्ड आरएस 65,000, शुरुआत में कृष्णप्पा जगन्नाथ ने 65,000 कैसे रेज किए, तो जहां पे देखो पैसे की बात है, जहां डेटा है सीधे जाओ, सीधे डेटा यहाँ पे आ गया। ही वॉज एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम द पब्लिक, कहां से रेज किए, पब्लिक से। डेटा वाला क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना है, ठीक है, तो कहां से रेज किए, फ्रॉम द पब्लिक। आगे, कृष्णप्पा जगन्नाथ, कृष्णप्पा जगन्नाथ क्या था, केजे, कृष्णप्पा जगन्नाथ क्या था, दूसरे का जी। ठीक है, तीसरे में आए, इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजर्स वर, प्रॉब्लम क्या थी, मुख्य प्रॉब्लम क्या थी जो विलेजर्स को सामना करना पड़ा। चौथा, पांचवा, चौथे में क्या है, टी एस शोभा वॉज सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बिकॉज, टी एस शोभा को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया, पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पांचवा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ध्यान देना है आपको। कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर द विलेजर्स वर अरेंज थ्रू, किसके द्वारा अरेंज की गई थी, किसके द्वारा अरेंज्ड, कैसे, कैसे अरेंज की गई, अरेंज थ्रू किसके द्वारा। ठीक है, कैपिटल लेटर से 2 क्वेश्चन आए, एक कृष्णप्पा जगन्नाथ वाला, एक टी एस शोभा। तो जहां पे कैपिटल लेटर से कुछ आता है तो आंसर जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बिना पैसेज को रीड किए कर लिया है। ठीक है, एज अ फार्मर, एक किसान की तरह, आई वॉज डिटरमाइंड दैट, मैं दृढ़ निश्चयी था, दैट वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंड वैगन, हम कंप्यूटर बैंड वैगन का मतलब होता है किसी फैशन में, किसी ट्रेंड में शामिल होंगे। सेज कृष्णप्पा जगन्नाथ, कृष्णप्पा जगन्नाथ ने कहा, द 40 years हेड ऑफ द ग्राम, ग्राम किसी गांव का वो क्या था, हेड था, 40 साल का था, और गांव का क्या था, हेड था। कृष्णप्पा जगन्नाथ इजा कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, वो क्या था, किसी ग्राम पंचायत का हेड था। तो 2 का क्या आ जाएगा, बी, फर्स्ट का क्या था, सी। आगे, ठीक है, कंप्यूटर सेवी ब्रदर इन द यूएस, उसका जो भाई था वो कंप्यूटर सेवी था, कंप्यूटर एक्सपर्ट था इन द यूएस, यूएसए में। जगन्नाथ ड्रीव अप अ प्लान, जगन्नाथ ने एक प्लान बनाया, एंड कन्विंस्ड अदर्स ऑफ इट्स मेरिट, अपनी तरह के दूसरे लोगों को मनाया, विद इन नो टाइम, बिना किसी समय में। ही वॉज एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम द पब्लिक, वह योग हुआ 65,000 रुपए पब्लिक से जुटाने में, इनफ फॉर द परचेज ऑफ टू असेंबल पेंटियम 2 कंप्यूटर, जो पर्याप्त थे 2 पेंटियम कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए। दैट वॉज इजी इनफ, दैट वॉज इजी इनफ, बहुत इजी था, बहुत आसान था। बट हु वुड ऑपरेट दीज मशीन्स, इन मशीन्स को कौन ऑपरेट करेगा। जगन्नाथ डिसाइडेड दैट इट हैड टू बी द विलेजर्स देमसेल्फ, जगन्नाथ ने डिसाइड किया कि गांव वाले ही होंगे। तो शुरुआती प्रॉब्लम क्या थी, शुरुआती एक प्रॉब्लम ये थी कि कौन ऑपरेट करेगा। ही गॉट इन टच विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी के टच में आ गया, विच एग्रीड टू ट्रेन द विलेजर्स, जो सहमत हो गई कि विलेजर्स को ट्रेन करेंगे। ऑल दो वेरी इनिशियली, शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा अलर्ट थे। द पीपल न्यू इट वॉज वर्थ अ ट्राई, लोग जानते थे कि ये मतलब कोशिश करने योग्य चीज है। एज दे रियलाइज इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, जैसे उन्होंने समझ लिया कि वो बहुत कठिन नहीं है। मोर एंड मोर विलेजर्स ज्वाइंड इन, और ज्यादा लोग वहां पे आए। दोज लाइक टी एस शोभा, उनमें से एक थी टी एस शोभा, टी एस शोभा। एक क्वेश्चन, हु शोड अ ग्रेटर एप्टीट्यूड वाज सेंट फॉर अ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, जिन्होंने बहुत अच्छा एप्टीट्यूड दिखाया, बहुत अच्छा ध्यान दिखाया, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उन्हें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में भेज दिया गया। 2 क्वेश्चन हो चुके थे तीसरे में। इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजेस, विलेजेस को क्या सामना करना पड़ा, मेजर प्रॉब्लम क्या थी। एज टू हु वुड ऑपरेट द मशीन, मशीन को कौन चलाएगा, कंप्यूटर को कौन चलाएगा। टी एस शोभा क्यों भेजी गई, क्योंकि उनका कंप्यूटर में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड दिखाया था।
आगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर द विलेजर्स वाज अरेंज्ड बाय, किसके द्वारा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। 5 का सी। तो चौथा पैराग्राफ हो गया है, चौथा पैसेज हो गया है। आप लोगों को बताना है कि कितने सही हुए। 4 पैसेजेस आप लोगों ने आसानी से कर लिए और मैं 10 से 15 पैसेजेस कराऊंगा। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगली ओर। पैसेज 5, वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। देखते हैं भैया, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन। बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन, बैकग्राउंड क्या होता है, शुरुआती पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट हाईएस्ट ऑनर इज अर्नड बाय। जो हाईएस्ट ऑनर होता है, सबसे ऊंचा सम्मान होता है, वो किसके द्वारा अर्न किया जाता है, हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, किसके द्वारा कमाया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज सन टू फॉरेन लैंड्स। जो वेल टू डू मैन होता है, फॉरेन क्यों भेजता है, अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजता है, फॉरेन लैंड्स। तीसरा क्वेश्चन, चौथे में क्या है, चौथा, द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसिव स्कूल, इसका मतलब यही है कि ज्यादा महंगे स्कूलों में जब बच्चों को भेजा जाता है तो वो असफल हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है भैया, आगे जग्गू, जग्गू वाला बाद में पढ़ा जाएगा, पहले इधर आ जाओ। पहला क्वेश्चन था बैकग्राउंड क्या होता है एजुकेशन का, दूसरा था वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर क्या होता है, अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज सन टू फॉरेन लैंड। जो रईस आदमी होते हैं, वेल टू डू का मतलब होता है रिच पर्सन, ऑपुलेंट पर्सन, वो अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं। ठीक है भैया, आगे, द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड। मतलब जो अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजा जाता है वो प्राय सफल हो जाती हैं, चीजें क्यों होती हैं। और आखिरी, आखिरी कुछ नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। देखते हैं भैया, वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। हम ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज के टर्म्स में सोचते हैं। द मैन ही इज वेल टू डू, जो रईस आदमी होता है, स्पेंड्स मनी इन सेंडिंग हिज सन टू फॉरेन लैंड्स। वो पैसा खर्च करता है, रईस आदमी पैसा खर्च करता है अपने बच्चों को विदेश भेजने में। इन द बिलीव दैट, इस विश्वास में दैट सम वंडरफुल प्रोसेस विल टेक प्लेस, कुछ अच्छा होगा, प्लेस देयर ट्रांसफॉर्मिंग अ डल फेलो इनटू अ जीनियस। उसके मूर्ख बच्चे को एक जीनियस बना देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा विदेश भेजने से। उसके मूर्ख बालक को विद्वान बना दिया जाएगा। देखो भैया, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट हाईएस्ट ऑनर, ये नहीं था। अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज सन टू फॉरेन लैंड्स, क्यों भेजता है, बिकॉज इट इज द फैशन ऑफ द डे, इन द बिलीव दैट हिज डल सन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ जीनियस। उसका मूर्ख बालक जो है वो जीनियस बन जाएगा। ठीक है भैया, ये तो हो गया। आगे, yet the products of expensive schools and universities often make to good, ऑफन फेल टू मेक गुड। जो अच्छे स्कूल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, जो ये लोग पढ़ने जाते हैं, वो प्राय फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, बताओ क्यों फेल हो जाते हैं, प्राय ये फेल क्यों होते हैं, कोई बताएगा क्यों फेल होते हैं। दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ इंटेलिजेंट, वो जीवन की बुद्धिमत्ता में प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। दे फेल टू बिकम, क्या बनने में, दे फेल टू अर्न प्रॉपर लिविंग, नहीं, दे डू नॉट अर्न गुड रेपुटेशन, ऐसा नहीं, वो जीवन का जो ज्ञान होता है उसको हासिल करने में सफल हो जाते हैं। अब देखो, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर कैसे कमाया जाता है, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन क्या होता है। ठीक है भैया, आगे, ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द पुअर मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, जो विपत्तियों के बीच में, विपत्तियों के बीच में या विपत्तियों के विरोध में संघर्ष कर रहा है, ऑफन अर्न्स द हाईएस्ट ऑनर, प्राय उनको हाईएस्ट ऑनर मिल जाता है। जो संघर्ष कर रहे हैं उनको प्राय क्या मिल जाता है, हाईएस्ट ऑनर। From the passage, we get an impression that the highest honor is earned by a man who has received education in a foreign country, नहीं, a man who struggled against adversity, जो मुसीबतों या विपत्तियों का सामना कर रहा है, वो उनका सामना कर रहा है। द फैक्ट इज दैट, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज द होम। अर्ली एजुकेशन का जो ट्रू बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, किसी का घर। जो पढ़ाई हमारी शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, घर से शुरू होती है। तो 5वां पैराग्राफ भी हो गया, 5वां पैसेज भी हो गया। 4 क्वेश्चन थे, आप लोग बताओगे कि इन 4 में से आपके कितने सही हो गए, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है, 10 से 15 पैसेजेस मैं कराऊंगा, 25 आपको करने को दूंगा, आप लोग करिएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। आगे अगला, जग्गू वॉज द प्रोपराइटर ऑफ अ रेस्टोरेंट। जग्गू जो था किसी रेस्टोरेंट का प्रोपराइटर था। व्हाई डिड जग्गू लिव इन अ स्लम? जग्गू क्यों स्लम में रहता था, झोपड़ी में क्यों रहता था? जग्गू लिव इन अ स्लम, क्यों रहता था किसी झोपड़ी में? पहले क्वेश्चन का हिंट, ठीक है। वो कंजूस था, वो पुअर था। द रेंट ऑफ फ्लैट्स आर वेरी हाई, जो रेंट था फ्लैट का वो बहुत ज्यादा था। ही लाइक लिविंग एमंग द पुअर, गरीबों के बीच में रहना पसंद करता था। वेयर डिड हरी गो अलोंग विद, वेयर डिड हरी गो अलोंग विद मिस्टर पान वाला के साथ कहाँ गया? वेयर हरी गो, हरी कहाँ गया? वेयर हरी गो, हरी कहाँ गया? हरी वेंट, कहाँ गया? पान वाला के साथ कहाँ गया? वो तो पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वॉट डू सनसाइन एंड सीगल सिग्निफाई? सनसाइन और सीगल का क्या मतलब है? सनसाइन, सनसाइन और सीगल क्या है? सनसाइन और सीगल क्या है, देखते हैं पैसेज में, ठीक है। आगे, हु आज जग्गू, जग्गू कौन था भैया? जग्गू तो किसी होटल का मालिक था, पहली ही लाइन है। जग्गू कौन था? पांचवे में आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट आर झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टीज क्या थी? झोपड़पट्टीज क्या थी? झोपड़पट्टीज, सिर्फ इतना लिख लो, झोपड़पट्टीज क्या थी, ठीक है। देखते हैं, जग्गू वाज द प्रोपराइटर ऑफ अ रेस्टोरेंट, चौथे नंबर का मिल गया। जग्गू जो था वो क्या था? किसी रेस्टोरेंट का मालिक। द कस्टमर ऑफ अ रेस्टोरेंट, द कुक ऑफ अ रेस्टोरेंट, द वेटर ऑफ अ रेस्टोरेंट नहीं, द ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट का क्या था? वो मालिक था। जग्गू जो था भाई साहब वो मालिक था। जग्गू क्या था? मालिक था, प्रोपराइटर था, मालिक, ठीक है भैया, मालिक था, ठीक है। आगे, एंड हैड प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स, कई सारे कस्टमर्स थे। येट हिज हाउस वॉज इन स्लम, लेकिन उसका घर झोपड़ियों में था। वन ऑफ दोज कॉलोनीज ऑफ सैक्स मेड आउट ऑफ रैक्स एंड फ्लैटन टिन कैन, जो बनी हुई थी सूखे, जो सूखा चारा होता है उनसे बनी हुई थी, बोरियों वगैरह से बनी हुई थी, और उसमें टिन लगे हुए थे, टिन, ठीक है भैया। दैट आर कॉल्ड झोपड़पट्टीज इन बॉम्बे, जिनको बॉम्बे में झोपड़पट्टीज कहा जाता है। तो आखिरी क्वेश्चन यही था कि झोपड़पट्टीज क्या है? व्हाट आर झोपड़पट्टी? सी साइड नहीं, कॉलोनीज ऑफ सैक्स ऑफ रैक्स एंड टिन कैंस, जो सैक्स से बनी हुई थी, टिन कैन से बनी हुई थी, उनको बोलते हैं, ठीक है भैया। आगे, देयर वर नॉट इनफ हाउसेज और फ्लैट्स, वहां पे पर्याप्त घर और फ्लैट्स नहीं थे। द रेंट्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट फ्लैट्स वर टू हाई फॉर पीपल, जो उनका किराया था बहुत हाई था। लाइक जग्गू, जग्गू की तरह लोगों के लिए बहुत हाई था। इसका मतलब जग्गू क्या था? गरीब था। ही वॉज अ पुअर, जग्गू गरीब था। इसका मतलब तो यही हुआ कि जग्गू के लिए अगर रेंट बहुत ज्यादा है तो जग्गू क्या है? गरीब। आगे, वेयर डिड हरी गो अलोंग विद पान वाला? आगे, सनसाइन एंड सीगल, दो क्वेश्चन बनने बचे, सनसाइन और सीगल क्या, ठीक है। दीज सैक्स क्लंज टू द साइड ऑफ अ हिल बाई द सी, इनके साइड में क्या था? एक हिल था, और एक तरफ क्या था? सी था, ठीक है। टू विच मिस्टर पानवाला हैड टेकन हरी टू सी द एडवांसिंग मानसून, मानसून को देखने के लिए पानवाला उसे ले गया। टू वॉच द एडवांसिंग ऑफ द मानसून, मानसून देखने के लिए पानवाला उनको ले गया, ठीक है। आगे, आगे, ऑन द बॉलीवर्ड साइड ऑफ द हिल, हाइल के जो जो दूसरी साइड थी, द हाउसेज हैड बीन लार्ज, बड़े घर थे, एंड टॉल, ऊंचे घर थे, विद नेम्स लाइक सनसाइन एंड सीगल, उनका नाम क्या था? सनसाइन और सीगल। सनसाइन और सीगल क्या था? नेम्स ऑफ हाउसेज, किसी घरों के नाम थे। सनसाइंस और सीगल्स क्या थे? नेम्स ऑफ हाउसेज, बड़े बड़े घरों के नाम थे। नेम्स ऑफ रिच पीपल नहीं, नेम्स ऑफ हाउसेज। तो 5 क्वेश्चन हो गए छठे पैराग्राफ में। अब शुरू करते हैं पैराग्राफ 7। ये पिछली बार भी आया था आपके पेपर में, गांधी जी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड अगर आपके पेपर में कुछ भी आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलुब्रियस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस तो अपने आप भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है भैया। तो शुरू करते हैं अगला, अगला पैराग्राफ। तो हमेशा गद्दी पर कोई भी बैठे नियम सेम रहेंगे, गद्दी पर कोई भी बैठे नियम सेम रहेंगे, आपको पता है। तो नियम सेम क्या रहेंगे कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में पैसेज, ठीक है। 7वां पैसेज है आगे। द वाइट पीपल आस्क गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, जो सफेद लोग थे उन्होंने गांधी जी से बोला कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट आप छोड़ दो, क्यों? दे वांटेड टू अनॉय हिम, वो उनको, अच्छा पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। व्हाई
ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। अब हम हिंट नोट नहीं करेंगे, अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमारे दिमाग में रहेगा कि क्या पूछा गया। वाई वॉज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट से क्यों फेंक दिया गया। वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वो नाइट को स्पेंड करने के लिए वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए, ये भी बता क्वेश्चन होगा। दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, कौन सा इवेंट एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। देखते हैं भैया, देखते हैं। गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, गांधी जी को ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ा, कहाँ से, डरबन एक शहर है साउथ अफ्रीका में, डरबन से प्रिटोरिया, इन कनेक्शन विद हिज जॉब, अपने जॉब के किसी काम से। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक समय ट्रेन से ट्रेवल करते दौरान, उस समय ही वॉज आस्क्ड बाय द वाइट पैसेंजर्स टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उनसे सफेद लोगों ने बोला, गोरे लोगों ने बोला कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को छोड़ दो एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और वैन कंपार्टमेंट चले जाओ। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने मना किया। देयर आफ्टर, उसके बाद ही वॉज पुश्ड फोर्सफुली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उन्हें बाहर फेंक दिया गया कंपार्टमेंट के। एंड हिज लगेज वॉज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म, उनका सामान प्लेटफॉर्म में फेंक दिया गया। इट वॉज विंटर, ये बहुत ठंडी थी। एंड ही केप्ट सीवरिंग ऑल नाइट, वो पूरी रात ठंड से कांपते रहे। सीवर का मतलब होता है ठंड से कांपना, डॉडर का मतलब होता है बुढ़ापे में कांपना, और ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना। ठीक है, वो पूरी रात कांपते रहे ठंड से। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम में नहीं गए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए बिकॉज द व्हाइट मैन स्लीपिंग देयर माइट इंसल्ट हिम, जो गोरे लोग वहां पे सो रहे थे उनकी क्या कर सकते हैं, और ज्यादा फर्दर और एक्स्ट्रा इंसल्ट कर सकते हैं। दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लैटेंट इनजस्टिस, उन्होंने निर्णय लिया कि वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। द व्हाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, क्यों, दे वांटेड टू अनॉय हिम, they wanted to avenge themselves on गांधी जी, they treated Indians as inferior to them, उन्होंने देखा कि भारतीय लोग सुपीरियर नहीं, उनसे क्या है, इंफीरियर, ऐसा ट्रीट वो कर रहे थे। फर्स्ट का सी। Why was he thrown out of the compartment? He misbehaved with whites, नहीं, they wanted him to spend the night in the waiting room, they wanted to insult him, वो क्या करना चाहते थे, उनकी इंसल्ट करना चाह रहे थे, गांधी जी की इंसल्ट कर, ही रिफ्यूज्ड, नहीं, उनको क्यों फेंका गया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि वो वैन कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट। व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वो क्यों नहीं गए वेटिंग रूम में रात स्पेंड करने, क्योंकि उनको पता था कि और ज्यादा वो लोग बेइज्जती कर सकते हैं। द रूम वॉज अनक्लीन, ही वॉन्टेड टू स्लीप, नहीं, ही वॉज बैडली हर्ट, एंड नहीं, ही फियर दैट द वाइट मैन देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, वो डर रहे थे कि जो गोरे लोग होंगे और ज्यादा उनकी बेइज्जती कर सकते हैं, ये डर सता रहा था। आगे, दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ, कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट जो टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स, गांधी जी व्हाइट्स के द्वारा बहुत बुरा ट्रीट किए गए, ये इवेंट, यही इवेंट था। फोर्थ का ए नंबर क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ का ए नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेलो, क्लास में फिर फोन करें। ठीक है, फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन हो गए हैं गांधी जी वाले पैराग्राफ से, तो आप लोग बताइएगा कितने सही हुए। ठीक है, अब आते हैं पैसेज 8 की तरफ। देख रहे हो भाई, लाइव क्लास मैंने इसी वजह से नहीं ली कि लाइव क्लास में बातचीत ज्यादा हो जाती हो, पैसेज बातचीत वाला नहीं। पैसेज एक ऐसा टॉपिक है कि आप फ्लो में करते रहो, बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी रुकावट के, आप करते जाओ करते जाओ। आगे पैसेज 8, पैसेज 8 पढ़ते हैं। क्या है, द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, ओल्ड मैन को देख के वह अपसेट क्यों हुआ, अपसेट, अपसेट क्यों हुआ, उदास क्यों हुआ, राजा उदास क्यों हुआ, देखते हैं भैया क्यों हुआ। द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, लोगों ने गोल्डन पिक्चर को देखा, क्या देखा भैया, गोल्डन पिक्चर, लोगों ने देखा, सौ, कैसे देखा, सोने के घड़े को, जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसमें सोने का था। द एम्प्रस ऑर्डर वर दैट, ऑर्डर क्या था, नहीं, उनका ऑर्डर क्या था, एम्प्रर का, राजा का ऑर्डर क्या था भैया, देखते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू द ब्रिंग पिक्चर गेट, क्या मिला, क्या मिला, गेट, क्या लोगों को मिला, जो घड़ा लेने गए उनको क्या मिला। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, चार हो गए।
अब आते हैं लॉन्ग एगो इन मंगोलिया। मंगोलिया में बहुत पहले देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। एक राजा रहता था, वो डरता था कि वो बूढ़ा ना हो जाए। वन डे, एक दिन, ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। उसने देखा एक बूढ़े आदमी को स्ट्रीट में। अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे ही टू, वह बहुत उदास हुआ कि किसी दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही माइट फॉल इल, वह बीमार हो जाएगा नहीं। उसको याद आया कि वो भी एक दिन बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अगला क्या है? द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। और क्या था? हिंट क्या था? ऑर्डर क्या था? और क्या उनको मिला? ठीक है, अगला देखते हैं कि वो भी एक दिन हो जाएगा। वुड एज, उनकी उसकी भी एज हो जाएगी। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू लीव हिज लैंड। उन्होंने ऑर्डर किया, तीसरा नंबर है, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि सारे लोग छोड़ दें, जितने भी बूढ़े लोग हैं वो छोड़ दें। ओल्ड मैन शुड लीव इन हिज लैंड, उसकी जगह को या उसके राज्य को जितने भी बूढ़े लोग थे वो क्या हो जाए? ओल्ड मैन शुड लिव इन, नहीं लीव, लीव कर दे, छोड़ दे। ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, दूसरे का आंसर मिल गया, तीसरा। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम। एक जो वायलेंट स्टॉर्म था उसने पूरे किंगडम को बहा दिया। नथिंग वॉज सेम फ्रॉम इट्स फरी, उसके गुस्से से या उसके प्रकोप से कुछ भी सुरक्षित नहीं था। इट रोड इन टू द पैलेस, वो राजा के महल में भी आए। एंड ब्लू अवे द इम्प्रेस बिलोंगिंग, जो इम्प्रेस की बिलोंगिंग्स थी वो भी ले गया, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, बेस कीमती जो सोने का घड़ा था उसको भी ले गया। बी फाउंड एंड ब्रॉट बैक टू हिम, पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर। और बहुत लोग उसको लेने के लिए उसकी खोज में गए, भेजे गए। दे सॉ इट इन अ लैक नियर बाई, उन्होंने उसको एक झील में देखा। बट नो मैटर गॉड वॉज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, लेकिन जो भी उसको निकालने जा रहा था उनके हाथ से पानी लग रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। येट इट कुड बी प्लेनली सीन, वो क्लियरली दिखाई दे रहा था, ग्लाइटरिंग, चमक रहा था। एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस से नीचे भी था, लेकिन किसी को वो मिल नहीं रहा था। द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर इन अ लैक नियर बाई, एक पास की झील में देखा। कहाँ देखा? झील में। ठीक है भैया, आगे। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, क्या मिला? हैंड फुल ऑफ वाटर, उनके हाथ में सिर्फ पानी लग रहा था और कुछ नहीं। नथिंग एट ऑल, समझ लो, सिर्फ उनके हाथ में पानी लग रहा था और कुछ नहीं, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। अब आते हैं अगले में कुछ, अब बेहतरीन वाले पैसेज पढ़ते हैं, इजी इजी वाले नहीं। इजी आपने बहुत कर लिए, इजी आपने बहुत कर लिए। चलो एक बचपन का है, ये वाला देख लेते हैं, बचपन से की बातें हैं। अ चाइल्ड्स लाइफ, एक बच्चे की लाइफ क्या होती है? अ चाइल्ड गेट्स ऑल थिंग्स, बच्चे को सारी चीजें मिलती हैं। अ चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर वेल, उसको अच्छे से केयर किया जाता है। फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज, जो लाइफ है वो एक प्रकार की सीरीज है। कैसी है? द ओल्ड पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट इन, जो पुराने लोग होते हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। देखते हैं भैया पांचों क्वेश्चन। अब तो पैसेज के क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। चाइल्डहुड एक ऐसा समय होता है जहाँ पे कम, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर जिम्मेदारी होती है अपना लाइफ डिफिकल्ट बनाने के लिए। हैज नो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इज पैक्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, अगर बच्चे के अच्छे पेरेंट्स हैं, ही इज फेड, उसको खाना खिलाया जाएगा। लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड, उसको प्यार किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा। व्हाट एवर ही मे डू, वो कुछ भी करे। इट इज इम्प्रोबेबल दैट ही विल एवर एवर अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब लाइफ में ये एक ही बार होता है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है बिना कुछ बदले में दिए, वो सिर्फ बचपन में ही होता है। इन एडिशन, और ज्यादा, लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड, बच्चे को हमेशा जीवन नई नई चीजें देता है। ठीक है, थिंग्स दैट हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट फॉर ओल्डर पीपल, जिन चीजों में ओल्ड पीपल अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, बिकॉज दे आर टू वेल नोन, जो क्योंकि उनको सारी चीजें पता है, लेकिन बच्चे को वो सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है भैया, अ चाइल्ड्स लाइफ मैंने बता दिया। अ चाइल्ड गेट्स ऑल थिंग इन रिटर्न नथिंग, विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं देना है। अगला, अ चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर वेल, किसके द्वारा? उनके पेरेंट्स के द्वारा। बाय गुड पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स के द्वारा? जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा। फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज, किसका है? ऑफ आउटडेटेड एक्सपीरियंस न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स, कैसा है? ऑफ थिंग्स दैट द ओल्ड पीपल हैड डिस्कार्डेड, ऐसी चीजों का लाइफ है, ऐसी चीजों का सीरीज है बच्चों का जीवन जिसमें ओल्डर पीपल बोर हो जाते हैं। अरे भाई नहीं, लास्ट लाइन यही थी। ठीक है भैया, द ओल्ड पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट इन,
न्यू थिंग्स बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन, फेमिलियर थिंग्स या द गेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को गेम से इंटरेस्ट खो देते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के गेम में इंटरेस्ट खो देते हैं, क्यों क्यों? थिंग्स बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन, किस जो चीजें बच्चों से बिलोंग करती हैं उनमें। ठीक है, आगे। फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ, वो क्या है? सीरीज ऑफ न्यू एंड वंडरफुल इवेंट्स आ जाएगा, न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब पांचों के आंसर आप लोग बताओ कि कितने सही हुए। ठीक है, अब कुछ अच्छे लेवल का पैसेज देखते हैं जहां पे आपको मजा आए, मजा आए। प्रेमचंद के बारे में एक और करा दिया जाए क्या जी? एक दो मैं सोच रहा हूँ अच्छे बेहतरीन बेहतरीन पैसेज कराया जाए। प्रेमचंद वाला तो आप खुद से कर लोगे। ठीक है, एक दो पैसेज अब हम खुद से करा रहे हैं, 9 पैसेज हो चुके हैं, ये 11 नंबर पैसेज है, इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा हाई होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज डिस्प्लेस्ड इन सॉइल इरोजन, कौन सी लेयर डिस्प्लेस हो जाती है? क्या हो जाती है? हट जाती है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजिव एजेंट, नॉट एन इरोजिव इवेंट, जिसका इरोजन नहीं होता, इरोजिव इवेंट, पैसेज के अनुसार किसका इरोजन नहीं होता। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, एंथ्रोपोजोनिक क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? ये थोड़ा अच्छा पैसेज है। ठीक है, आगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन, नॉट द रिजल्ट, जो परिणाम नहीं है सॉइल इरोजन का, नॉट द रिजल्ट। चौथा क्वेश्चन, इस सॉइल इरोजन का जो परिणाम नहीं है। ठीक है भैया, सॉइल इरोजन का जो परिणाम नहीं है। पांचवें में आते हैं, चार ही हैं, चार ही हैं। चलो भैया, क्या लिखा है? सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, उससे क्या होता है? ऊपरी लेयर जो होती है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कौन सी लेयर? अपर लेवल, अपर लेयर। 11th के फर्स्ट का क्या सही हो जाएगा? ए। ठीक है भाई, आगे, आगे अपर लेयर। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, ये फॉर्म में होता है किसके? सॉइल डिग्रेडेशन के। दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड बाय द डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इरोजिव इवेंट्स, ये किसके द्वारा होता है? इरोजिव इवेंट्स के डायनेमिक एक्टिविटी के द्वारा, बहुत तेजी से एक्टिविटीज के द्वारा। दैट इज, जो कि क्या होता है? वाटर, आइस मतलब ग्लेशियर्स, स्नो, एयर हवा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वाटर, आइस, स्नो, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। कौन कौन है? वाटर वगैरह है, स्नो है, एयर विंड है, वाटर है, रॉक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजिव इवेंट एज पर द पैसेज, क्या नहीं? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, क्या है भैया एंथ्रोपोजेनिक? देखें, इन अकॉर्डेंस विद, इसके साथ साथ, दीज एजेंट्स इरोजन इज समथिंग डिवाइडेड इनटू वाटर इरोजन, कभी कभी वो वाटर इरोजन में डिवाइड होते हैं, ग्लेशियल इरोजन में डिवाइड होते हैं, स्नो रिवाइजन में होते हैं, विंड में होते हैं जिसे एलियन और इरोजन बोलते हैं, जूजेनिक इरोजन में होते हैं, एंड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन सच एज टाइलेज इरोजन। एंथ्रोपोजेनिक को क्या बोला जाता है? टाइलेज। तो कौन सा आंसर आ जाएगा टाइलेज के लिए? डी नंबर। कौन सा इरोजन? टाइलेज इरोजन। कैसा? एंथ्रोपोजेनिक होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलेज। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे, सॉइल इरोजन में बी अ स्लो प्रोसेस दैट कंटिन्यूज रिलेटिवली अननोटिस, ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो रिलेटिवली को ऐसा दिखाता है कि कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, और इट में ऑकर एट एन अलार्मिंग रेट, ये बहुत खतरनाक रेट से भी हो सकता है, कॉजिंग अ सीरियस लॉस और टॉप सॉइल, जिससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड में बी रिफ्लेक्टेड इन रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल, उससे क्रॉप प्रोडक्शन कम हो सकती है, लोअर सरफेस वाटर, पानी का वाटर लेवल कम हो सकता है, क्वालिटी कम हो सकती है, एंड डैमेज ड्रेनेज नेटवर्क, और हमारे सिंचाई के नेटवर्क को भी डैमेज कर सकता है। सॉइल इरोजन कुड आल्सो कॉज सिंक होल्स, उससे सिंक होल्स भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रिजल्ट ऑफ लोअर सरफेस वाटर क्वालिटी, हो सकती है रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, हो सकता है डैमेज ड्रेनेज नेटवर्क, हो सकता है रिड्यूस्ड एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया था लास्ट में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 का सी। तो आप बताइए 11th नंबर पैसेज में आपने कितने क्वेश्चन सही किए? 12 वाला आप लोग खुद से करिएगा, 12 वाला आप लोग खुद से करिएगा। आप कुछ अच्छा सा पैसेज निकालते हैं, वो आपको करते हैं। ठीक है, ये वाला आपको कराते हैं। ठीक है, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, देखते हैं भैया क्वेश्चन पढ़ के। सी रेंडेजवीज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डिव इनटू द सी, मतलब सी में कूदना,
ये तो नहीं होगा। स्विम इन द सी नहीं, अ मीटिंग एट सी, रेंडेजव्यूज का मतलब होता है अ सीक्रेट मीटिंग, वो कैब का क्वेश्चन है। तो इसको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अच्छा पैसेज है, यहीं से पता चल गया। ठीक है भाई, आगे। स्लेज हैमर वेव्स मीन, स्लेज हैमर, स्लेज हैमर क्या होता है? स्लेज हैमर वेव्स क्या होती हैं? स्लेज हैमर तो आपने WWE में देखा होगा, ट्रिपल एच के पास। ठीक है, आगे। द शिप्स कॉट इन द टोर्नेडो, जो शिप्स थे वो टोर्नेडो में पकड़े गए, शिप्स कॉट, पकड़े गए। ठीक है भैया, आगे। 10, आगे। द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेस लॉसेस बिकॉज, सफर्ड लॉसेस, सफर्ड लॉसेस, उसको नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखते हैं भैया, आगे। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिफिलिंग, रिफिलिंग का मतलब क्या होता है? ये तो लप्पू सा क्वेश्चन आ गया। रिफिलिंग का मतलब होता है हैविंग, इन्फ्लिक्टिंग, रिटेलिएटिंग या रिप्लेनिसिंग। क्या मतलब होता है इसका? रिप्लेनिसिंग होता है। रिफिलिंग का मतलब होता है रिप्लेनिसिंग। क्या मतलब होता है भैया? रिप्लेनिसिंग। ठीक है भैया, रिफिलिंग का मतलब क्या होता है? रिप्लेनिसिंग। ये पैसेज आप खुद देख रहे होगे कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। रीफिलिंग का मतलब क्या होता है? रिप्लेनिसिंग। और इसके क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, इसके क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। ठीक है, रिफिलिंग का मतलब होता है दोबारा से किसी को फिल कर रहे हो, तो रिप्लेनिसिंग। रिटेलिएट का मतलब बदला लेना। इन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है, दर्द वगैरह, इन्फ्लिक्ट पेन। हीविंग का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन क्या था, ये हो गया मीटिंग के लिए। स्लेज हैमर क्या होता है? शिप कॉट्स इन टर्नेडो, क्यों भैया? द अमेरिकन नेवी सफर्ड लॉस बिकॉज ऑफ। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जो अमेरिकन नेवी की सबसे बड़ी हार थी वर्ल्ड वॉर 2 में, वॉज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय द जैपनीज, वो जैपनीज के द्वारा नहीं थी। नॉट बाय द वेदर, वेदर के द्वारा भी नहीं थी। ऑन द इवनिंग ऑफ 17 दिसंबर 1944, 17 दिसंबर 1944 को डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉयर्स, जो डिस्ट्रॉयर्स थे, जो डिस्ट्रॉयर्स एक प्रकार का शिप होता है जो दूसरे शिप को नष्ट कर देता है। क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ द थर्ड फ्लीट टास्क फोर्स 38 वर रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स ऑफ फूड, वो क्या कर रही थी कि भोजन के स्टॉक्स को भर रही थी, दोबारा से भर रही थी, फ्यूल को भर रही थी। एंड एम्यूनिशन ड्यूरिंग अ सी रेंडेजव्यूज विद सपोर्ट शिप्स व्हेन अ सेवेज टोर्नेडो स्ट्रक द फिलीपींस सी। क्या कर रहा था? उसमें हथियार भरे जा रहे थे, जब एक मीटिंग हो रही थी दूसरे शिप के द्वारा जो सपोर्ट कर रहा था, तभी एक टॉर्नेडो आ गया, उसने हिट किया, टॉर्नेडो ने हिट किया। ठीक है, आगे। स्लेज हैमर वेव, जिसका मतलब नहीं। द शिप्स कॉट इन द टॉर्नेडो और कंपेयर, नहीं भैया ये भी नहीं। द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉस बिकॉज ऑफ, किसके द्वारा? बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट लैंड माइन के द्वारा, जैपनीज फीड के द्वारा। किसके द्वारा उसको सबसे बड़ा लॉस हुआ? किसके द्वारा? कहाँ थे भैया? was not by the jab but by the weather, but by the weather, weather के द्वारा। पढ़ने में वो हो गया था, but by the weather, सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा हुआ? वेदर के द्वारा। आगे। फाइंड अ वर्ड, ये तो मैंने बता ही दिया था। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए। वन ऑफ द कमांडर सेड लेटर, एक कमांडर जो उनमें से, उसने कहा माई शिप वॉर राइडिंग मशीन, एक राइडिंग मशीन था। वी वर रोलिंग बिटवीन हीविंग क्लिप्स ऑफ वाटर, वो पानी के बीच में चल रहा था। कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग अ वॉइस ऑफ विंड, हवा की बहुत तेज आवाज ने पकड़ा उसको, अटैक कर दिया। एंड सी दैट अवर 50,000 हॉर्स पावर इंजन वर हेल्पलेस, जो हमारा 50,000 हॉर्स पावर का इंजन था शिप का, वो बेकार हो गया, हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया। इट वॉज 9 आवर्स बिफोर ही रिगेन कंट्रोल, उससे 9 घंटे लग गए कंट्रोल पाने में ऑफिस शिप, अपने शिप के। आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड, जो फ्लीट था वो पूरी तरह से बॉब्ड हो गया। लाइक हेल्पलेस शटल कॉक्स, कैसे हो गया? जो शटल कॉक होती ना, जो हम बैडमिंटन खेलते हो, जब उसकी कॉक खराब हो जाती है, उसकी तरह हो गया। अनेबल टू प्रिवेंट कोलिजन्स इन द स्लेज हैमर वेव, जो स्लेज हैमर वेव्स का कोलिजन था उनको कंट्रोल करने में वो क्या था? अनेबल था, वो नहीं कर पा रहा था। बताओ, द शिप्स कॉट इन द टर्नेडो आर कंपेयर टू शटल कॉक्स, किसके द्वारा कंपेयर किया गया था? शिप, शिप कैसा हो गया था भैया? जल्दी से बताओ, शिप कैसा हो गया था? एक शटल कॉक्स की तरह। आगे, ये तो हो ही गया, और कौन सा बच रहा है? वन हो गया। टू, स्लेज हैमर वेव्स मीन, स्लेज हैमर वेव्स का क्या मतलब होता है? वेव मूविंग लाइक अ स्लेज नहीं, वेव लाइक अ बिग हैवी हैमर, बहुत बड़े और हैवी हैमर की तरह जो
वेव्स होती थी, जो धाराएं होती थी। ठीक है भैया, ये पैराग्राफ आप खुद से करोगे। अब देखते हैं कोई और आखिरी पैराग्राफ आप कराएंगे जो इनमें से सबसे हार्ड होगा। देख लेते हैं, एक पैराग्राफ और मैं कराने वाला हूँ जो इनमें से सबसे हार्ड होगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। ये वाला करा देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। वैसे तो इजी है ये भी, पर यही करा देते हैं, ये आखिरी पैराग्राफ है। द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त एंड चाणक्य इन्वेडेड धनानंद, ठीक है। देखते हैं, बाय विच फूड्स एनालॉजी डिड द चंद्रगुप्त एंड चाणक्य अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक दैट लेड टू द देयर डिफीट। किस उससे चंद्रगुप्त और चाणक्य को लगा कि वो क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे। कौन से एनालॉजी थी भोजन की, कौन सी सिमिलरिटी थी जिससे उनको पता चला कि वो हार जाएंगे, ठीक है। Whom did चाणक्य ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ धनानंद ट्रेजर। चाणक्य ने किसको ऑर्डर दिया कि धनानंद के तुम खजाने का क्या करो, लोकेशन पता लगा के आओ, ठीक है भैया। हु टास्क, क्या था, पगिया तप्पा। किसने पगिया तप्पा किया, टू किल रॉबर्स, रॉबर्स को मारने के लिए, एंड रिबेल्स फ्रॉम किंगडम, किंगडम के विरोध करने के लिए। आगे, टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ इन्वेडेड। इन्वेड का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, इन्वेड का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, क्या करना, अटैक कर लेना। तो इन्वेड का बताओ भैया एंटोनेम क्या होगा, इन्वेड का एंटोनेम क्या होगा, जल्दी से बताओ। इन्वेड का एंटोनेम क्या होगा, बताओ भैया। इन्वेड का एंटोनेम क्या होता है, इन्वेड का मतलब होता है किसी पे अटैक कर देना। तो अटैक का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, विथड्रॉ कर देना। ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। कनक्योर का मतलब होता है जीतना। आगे, द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त एंड चाणक्य इन्वेडेड धनानंद किंगडम। चाणक्य और चंद्रगुप्त के आर्मी ने क्या किया, धनानंद के राज्य में अटैक कर दिया, बट डिसबैंडेड आफ्टर फेसिंग अ सीवियर डिफीट। और उनको हार का सामना करना पड़ा, उन्हें पीछे लौटना पड़ा बहुत बड़ी हार के बाद। वाइल वेंडरिंग इन डिसगाइज, मतलब बहुत ही वो आश्चर्यचकित में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, भ्रमित हो गए। द टू मैन वंस लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन अ वीमेन एंड हर सन। दो आदमियों ने जब सुना, द टू मैन वंस लिसन, उन्होंने सुना, टू द कन्वर्सेशन बिटवीन अ वीमेन एंड हर सन, जब दो लोगों ने, एक आदमी और एक बच्चे के उसके बेटे के बीच में बातचीत सुनी। द चाइल्ड हैड ईटेन द मिडिल ऑफ अ केक। बच्चे ने क्या कर दिया, केक का बीच का हिस्सा खा लिया, एंड थ्रोन अवे द एजेस, और उसके किनारों को फेंक दिया। द वीमेन स्कॉल्डेड हिम, वीमेन ने उसको डांटा, सेइंग दैट ही वॉज ईटिंग फूड लाइक चंद्रगुप्ता, वो चंद्रगुप्त की तरह खाना खा रहा है। हु अटैक द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किंगडम इंस्टीड ऑफ कंक्योरिंग द बॉर्डर विलेजेस फर्स्ट। वो चंद्रगुप्त की तरह खा रहा है खाना, जिसने क्या किया, किसी सिंहासन के सेंटर पार्ट में अटैक किया, जबकि उसने किनारों पे कब्जा नहीं किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं से सीख को मिला। बाई विच फूड्स एनालॉजी, कौन सी फूड के एनालॉजी से, केक के, कौन से फूड एनालॉजी से, केक से उसे पता चला, कि रोटी से पता चला, केक। यहाँ पे रोटी को क्या बोला गया, केक बोला गया है, केक बोला गया कि वो केक, ठीक है, बाई अ केक। उन्होंने क्या किया कि केक का बीच का, सॉरी, केक का बीच का हिस्सा खा लिया और फेंक दिया। तो चंद्रगुप्त ने भी यही किया था, इसी वजह से हार का सामना मिला था, जिसको दो लोगों ने सुना कि तुमने मिडिल पार्ट में, सेंटर पार्ट में किसी सिंहासन के अटैक कर दिया, लेकिन जबकि तुम्हें पहले किनारों पे कब्जा करना चाहिए था, जो बॉर्डर विलेजेस थे उनको। चाणक्य एंड चंद्रगुप्त रियलाइज देयर मिस्टेक, चाणक्य और चंद्रगुप्त को उनकी गलती का पता चल गया। दे असेंबल्ड अ न्यू आर्मी, उन्होंने नई आर्मी कलेक्ट किया, एंड स्टार्टेड कंक्योरिंग द बॉर्डर विलेजेस, और जो बॉर्डर विलेजेस थे उनको जीतना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे एडवांस टू द किंगडम्स कैपिटल पाटलिपुत्रा, वो पाटलिपुत्र इन महावस महावंशा, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या हो गए, पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। वेयर दे किल्ड किंग धनानंद, जहां पे उन्होंने धनानंद के राजा को मार दिया। चाणक्य ऑर्डर्ड अ फिशरमैन टू फाइंड द प्लेस वेयर धनानंद हैड हिडन हिज ट्रेजर। चाणक्य ने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया, एक फिशरमैन को, कि धनानंद ने कहां पे अपना अपना खजाना छिपाया है, ठीक है। आगे, एज सुन एज द फिशरमैन इन्फॉर्म चाणक्य, जैसे ही फिशरमैन ने चाणक्य को बताया अबाउट इट्स लोकेशन, इसके लोकेशन के बारे में, चाणक्य हैड हिम किल, चाणक्य ने उसे मार दिया। चाणक्य अनॉइंटेड चंद्रगुप्त एज द न्यू किंग, चाणक्य ने अपॉइंट कर दिया, अनॉइंटेड नहीं, अपॉइंट कर दिया चंद्रगुप्त को नए राज्य राजा के रूप में। एंड टास्क अ मैन नेम्ड
पागिया तप्पा, उन्होंने एक आदमी को बनाया क्या, पागिया तप्पा नाम से, विद एलिमिनेटिंग रेबल्स, जो विद्रोही को खत्म करता है, एंड रॉबर्स, रॉबर्स को खत्म कर देता फ्रॉम द किंगडम। क्या बनाया, पागिया तप्पा, जो विद्रोहियों को खत्म कर देता है। तो पागिया तप्पा का किसको बनाया, किसको पागिया तप्पा बनाया, चंद्रगुप्त को सिंहासन में बनाया। वो टास्क पागियातप्पा टू किल, किसने टास्क किया, चाणक्य ने बनाया, चाणक्य ने बनाया पागियातप्पा। ठीक है भैया, चारों क्वेश्चन हो गए हैं, ये पैराग्राफ हो गए। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे। इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ लप्पू से क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, दोनों का बैलेंस है। पेपर में इजी हार्ड दोनों आते हैं। इनकी आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्या प्रोवाइड करा दूंगा, आंसर की। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हमारे नंबर 6391 467 420 में अपना डाउट पूछ सकते हो। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, विद आंसर की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो संदीप भैया 07 टाइप करके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लेवल 1 पैसेज का कैसा था। लेवल 2 जरूर आएगा एनडीए सीडीएस के लिए, अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हेलो हेलो।